हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 10 की साइंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, टाइम स्क्वायर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मैं आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चलाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं समझने से पहले हमने पूर्व की कक्षाओं में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को देखा था, पढ़ा था, तो उसी को थोड़ा रिकॉल करते हैं एक बार, और उसके बाद हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को समझने से पहले बच्चों, हमें भौतिक अवस्था की और भौतिक गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं होती हैं जो, वो होती है ठोस, द्रव और गैस। और जो भौतिक गुण होते हैं जैसे कि गंध हो गया, ठीक है, रंग हो गया, ठीक है, गंध, रंग, ये क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। तो जब किसी पदार्थ के भौतिक अवस्थाएं या भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। जैसे नमक का पानी में घुलना, जब नमक पानी में घुल जाता है, ठीक है, और इसमें एक और क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, कि पदार्थ अपनी अवस्था तो बदल देता है, लेकिन उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो दोनों दिशाओं में होते हैं। यानी कि एक बार अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा है तो वो दोबारा अपनी उसी मूल अवस्था में लौट सकता है। ठीक है, जैसे कि पानी, पानी का उबलना। ठीक है, पानी, सबसे पहले वैसे पानी क्या था, बर्फ था। ठीक है, पानी बर्फ था। ठीक है, पानी क्या था, बर्फ था, हमने इसको गर्म किया, गर्म किया तो ये द्रव बन गया, और इसको और अधिक गर्म किया तो ये गैस बन गया। तो इसने क्या किया, अपनी अवस्था को चेंज किया, अपनी अवस्था को परिवर्तित किया, ठोस से द्रव में गया, यानी कि द्रव पानी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, पानी से फिर गैस में परिवर्तित हुआ और गर्म किया हमने। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर ये द्रव बन गया, अगर दोबारा मैं इसको फ्रिज में रखूंगा तो फिर ये ठोस में बदल जाएगा, या फिर पानी जब और गर्म किया जाता है तो जल वाष्प बन जाती है, इसकी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अगर वाष्प ठंडी हो जाती है तो फिर वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में, भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उसके संगठन, पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। और जो ये परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होते हैं। देखो, पहले ठोस से द्रव बन रहा है और फिर द्रव से ठोस भी बन रहा है। तो परिवर्तन क्या हो रहे हैं, दोनों दिशाओं में हो रहे हैं। पानी का उबलना, यानी कि जब पानी उबलता है तो वो गर्म हो जाएगा, और फिर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि नमक का पानी में घुलना, नमक क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम पानी को उबालेंगे और पानी पूरे जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा तो फिर हमें नमक वापस मिल जाएगा। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, वापिस मूल अवस्था में, पदार्थ ने अपनी अवस्था को परिवर्तित किया था लेकिन फिर अपनी मूल अवस्था में लौट करके आया है। मोम का पिघलना, ठीक है, देखो भाई, मैंने मोम का जलना नहीं बोला है, मोम का पिघलना बोला है। जैसे कि घरों में आप घी, घी पिघलता है, फिर उसको अगर खुल छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे वातावरण में तो फिर घी जम जाएगा, तो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट रहा है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे की छड़ को गर्म करना, हम क्या करते हैं, लोहे की छड़ को गर्म करेंगे, फिर हम उसको फिर ठंडे वातावरण में रखेंगे, कुछ देर के लिए खुला छोड़ देंगे तो फिर वो ठंडी हो जाएगी, तो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट रही है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और पदार्थ अपनी पूर्व की अवस्था में वापस लौट जाता है। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, इसलिए मैंने इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी नहीं है।
अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं भाई, ये मेन है जो हमने रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था, जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो अपनी मूल अवस्था में वापिस नहीं लौटता है। अगर परिवर्तन हो गया उसमें तो हो गया, अब वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, अब देखो मोमबत्ती अगर जल गई है तो हम दोबारा फिर उसको मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि गोबर गैस का जलना, जो गोबर गैस बनाई जाती है तो गोबर गैस जलती है तो फिर उसको हम वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं, फिर उसकी गैस में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो चुका है, अब हम उसको मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। बीज का अंकुरित होना, जैसे कि बीज अंकुरित होता है बच्चों जब, तो उससे पौधे, नए पौधे का जन्म होता है। लेकिन अब उसी बीज को जिस भले हम पौधे से फिर बीज बनेगा, फिर उससे अंकुरित कर सकते हैं, बीज फिर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो बीज अंकुरित हो चुका है उसको दोबारा बीज वापिस नहीं लाया जा सकता, बीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बीज का अंकुरित होना। ऐसे लकड़ी का जलना, लकड़ी अगर एक बार जल गई है तो दोबारा लकड़ी में वापस नहीं लाया सकता उसको मूल अवस्था में। तो ये तमाम सारे परिवर्तन, जैसे कि आटे से रोटी का बनना, ठीक है, जब रोटी बन चुकी है तो दोबारा उसको आटा नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन, ठीक है ना, जो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर चुके हैं वो मूल अवस्था में वापस नहीं लौटते हैं, तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है भाई, उसके अवस्था में भी और संगठन में भी, दोनों में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये परिवर्तन होते हैं, जब जैसे कि मोमबत्ती का जलना, गोबर गैस का जलना, बीज का अंकुरित होना, लकड़ी का जलना या आटे की रोटी का बनना, जब ये परिवर्तन होते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो हम इस रासायनिक परिवर्तन को कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रियाएं ही हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होगा, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। दूध से, जब हम दूध को क्या करते हैं, गर्मियों में हम दूध को खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद वो दही, उसकी दही बन जाती है। ठीक है, अब दही को हम दोबारा दूध तो नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन क्या होता है बच्चों, एक्चुअली क्या करता है कि क्या होता है कि अंगूर के रस को उबाला जाता है और उसे शराब बनाई जाती है, इसी को अंगूर का किण्वन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किण्वन को कहते हैं फर्मेंटेशन। भो, भोजन का पचना। ठीक है, भोजन का पचना, भोजन एक बार पच चुका है, ठीक है, तो भोजन का पचना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा हम सांस लेते हैं, आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सांस लेना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्रियाकलाप करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी बुक में जो पहली एक्टिविटी, पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन लिया। ठीक है, एक बर्नर लिया, ठीक है, बर्नर लिया, ठीक है, और बर्नर को हमने क्या कर दिया, जला दिया। ठीक है, ये बर्नर जल रहा है और हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम की एक पट्टी ली। ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी को हमने क्या किया, साफ किया, या मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, साफ किया, एकदम साफ क्यों किया, ताकि उस पर कोई धूल के कण या गंदगी चिपकी हो तो वो साफ हो जाए। ठीक है, और हमने ये स्प्रिट लैम्प जो ले रखा है, इसमें हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसके पश्चात होता क्या है बच्चों, इसको चिमटे की सहायता से हमने पकड़ रखा है, यहाँ पे देखिए। तो होता क्या है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो श्वेत लौ के साथ एक चूर्ण प्राप्त होता है।
ठीक है, एक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, और इस चूर्ण को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन था, अब हम इसको जला रहे हैं तो यानी कि वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है जलते समय और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और ये क्या है, श्वेत श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला लक्षण क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यहां पर क्या है, मैग्नीशियम एक रिबन, एक पट्टी के रूप में है, और बाद में क्या हो रहा है, ये पाउडर के रूप में परिवर्तित हो रहा है, पाउडर बन रहा है इसका, यानी कि इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है। और दूसरा, ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और उसके बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहा है। इसकी अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अगला क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी 1.2 लेंगे। तो इसमें देखो, हमने लेड नाइट्रेट, इसको हम सीसा भी कहते हैं भाई, लेड नाइट्रेट को हमने परखनली में लिया। ठीक है, और इसको चिमटे की सहायता से हमने पकड़ रखा है। ठीक है, तो जब लेड नाइट्रेट को हमने परखनली में लिया तो बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया, तो यहाँ पर एक धुआं निकलता है भाई। वो धुआं कैसा होता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस दौरान क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि जो लेड नाइट्रेट था वो जलने पर भूरे रंग का धुआं दे रहा है। ठीक है, तो इसके रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है लेड लेड नाइट्रेट को जलाने से। अगली एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी नंबर 3 यानी कि क्रियाकलाप नंबर 3, हमने एक क्या लिया, शंकुआकार, शंकु के आकार का फ्लास्क लिया और इसके ऊपर कॉर्क लगा दी, इसको बंद कर दिया और यहाँ से कांच की नली को डाल दिया। अब हमने इसकी नली की सहायता से यहाँ पर क्या डाला, दाने, जस्ते के कुछ दाने डाले, जस्ता, दानेदार जस्ता डाला, और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भर दिया यहाँ तक। ठीक है, और अब हम कुछ देर बाद देखेंगे इसको, तो क्या होगा कि यहां से बुलबुले जैसे निकलेंगे भाई, ये बुलबुले जैसे निकलते हैं। ठीक है, और ये बुलबुले जैसे जो निकलते हैं वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है। अगर हम इसके इसके सिरे पर अगर जलती हुई तिल्ली लेकर के जाएंगे तो वो फट फट की आवाज करेगी, तो ऐसा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा लक्षण क्या हो गया, गैस का निकलना। और इसके अलावा इस फ्लास्क को अगर हम बच्चों हाथ लगाएंगे ऐसे, तो ये गर्म हुआ रहेगा, तो इसका मतलब तापमान में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकती है, और तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब अगला देखिए, रासायनिक समीकरण। तो जब हमने एक्टिविटी क्रियाकलाप नंबर 1 किया था तो उसमें मैग्नीशियम रिबन का जब हम दहन कर रहे थे, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे थे, परिवर्तित हो रहा था, हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम अगर एक वाक्य के रूप में लिखेंगे ऐसे, तो ये एक बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, एक तो इसलिए हम इसको संक्षिप्त रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी वाक्य को हम समीकरण, संक्षिप्त रूप देने के लिए इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, ताकि हमें समझने में, पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हमने क्रियाकलाप नंबर 1 को समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, तो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या लिया था, अब ये मैग्नीशियम रिबन किसकी उपस्थिति में जल रहा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको फिर मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। तो ये दो अभिकारक जो हैं, इनके बीच में धन का चिन्ह लगा दिया जाता है, ये दोनों। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगा कि जब अभिक्रिया हो रही थी, जब हम उसको जला रहे थे, तो वो किस में परिवर्तित हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वाक्य को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया, और इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों जो ये तीर का निशान है, ठीक है, इस तीर के निशान का जो ये पीछे का हिस्सा है, पूंछ वाला हिस्सा,
इस तरफ जो हम वाक्य, इस तरफ जो पदार्थ, जिन पदार्थों के नाम हम इस, जिन पदार्थों के नाम हम इस साइड लिखते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, ये पदार्थ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है। और दो अभिकारकों के बीच में हमेशा क्या होता है? धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, इनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। उत्पाद क्या होते हैं बच्चों? नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया में होता है, ये नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, तो इसे हम कहेंगे उत्पाद। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया। जो ये तीर का निशान है, इसकी पूंछ की तरफ जो ये लिखा जाता है, ये होते हैं अभिकारक, और इसके सर की तरफ जो लिखाया जाता है, सिर की तरफ आगे, ये होते हैं क्या? उत्पाद। अब बच्चों रासायनिक समीकरण को, अब रासायनिक समीकरण जो हमने ये लिखी थी अभी, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? शब्दों की जगह रासायनिक ये शब्द लिखे हैं ना हमने, इन शब्दों की जगह सूत्रों का प्रयोग या प्रतीकों का प्रयोग करके समीकरण को लिखेंगे और इसको और संक्षिप्त बना देंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने सूत्र या प्रतीक का प्रयोग किया, मैग्नीशियम को Mg, इसका सूत्र जो होता है वो होता है Mg। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O होता है, लेकिन आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र अवस्था में रहती है, तो हम ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं। ठीक है ना। क्या लिखते हैं? O2, ऑक्सीजन। ठीक है। और इसके बाद जो उत्पाद है, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। ठीक है। दोनों में यहां पर देखिए मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO। तो इसको हमने और संक्षिप्त रूप में लिख दिया है Mg + O2 = MgO। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि हमेशा और इफेक्टिव बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है? जो सॉलिड होता है, ठोस, ठोस को S लिखा जाता है, लिक्विड, लिक्विड को L लिखा जाता है, गैस, ठीक है, गैस को G, गैस जो 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 भी हमारा यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद, जो भी पदार्थ जिस अवस्था में होगा, जिस भी भौतिक अवस्था में होगा, उस भौतिक अवस्था को भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसमें? सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड अवस्था में है, तो Mg और ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड यानी कि S। और ऑक्सीजन गैस में है, गैस अवस्था में है, भौतिक अवस्था क्या है इसकी? गैस, तो इसको लिख देंगे G। और MgO इसकी भौतिक अवस्था क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है, तो इसको लिख देंगे S। ये यहां पर हमने एक रासायनिक समीकरण को प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित का एक संक्षिप्त रूप दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस समीकरण में दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व के जो परमाणु है उनकी गिनती करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम। ठीक है। अब यहाँ पर इन तत्वों की गिनती करेंगे। अगर ये उत्पाद और अभिकारकों में दोनों में क्या होंगे? तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तो हम कहेंगे समीकरण संतुलित है, और अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो हम कहेंगे कि यह क्या है? असंतुलित है। ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि क्या है, जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु है? 1 है, और यहां भी मैग्नीशियम का कितने परमाणु है? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2, और यहां पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि यह समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है। तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है। तो बच्चों आगे कल हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है।